नमस्कार बच्चों, गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन के नियम क्या हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, अपवर्तनांक क्या है, इन सभी के क्वेश्चन के जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं अपवर्तन। पहले हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में कभी कभी पेड़ स्थिर होते हुए आपको हिलते हुए दिखाई देते हैं। जब कभी भी कहीं आग जल रही है, आग के एक छोर पर आप हैं या एक साइड आप हैं और दूसरी साइड कोई वस्तु रखी है, तो वो वस्तु आपको हिलती हुई दिखाई देती है। तो इन सब का कारण क्या है? कहीं ना कहीं इन सब का कारण अपवर्तन होता है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि अपवर्तन क्या कहलाता है बच्चों। देखिए, अपवर्तन में जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। देखिए, मान के चलते हैं, एक आपने यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा लिया। मान के चलो आपने यहाँ पर क्या किया, एक कांच का टुकड़ा लिया। मान के चलो आपने एक कांच का टुकड़ा लिया, ठीक है। अब इस कांच के टुकड़े पर आपने क्या किया, यहाँ से एक प्रकाश किरण को आपतित किया, ठीक है ना। एक प्रकाश किरण को आपतित किया। आपतित करने पे आपने क्या देखा कि प्रकाश किरण परावर्तित न होकर इस कांच के टुकड़े के अंदर चली जाती है। इसका माध्यम कैसा है, आपका सघन है, और इसका माध्यम कैसा है, आपका विरल है। तो प्रकाश किरण सीधी रेखा में ना जाकर, इस सीधी रेखा में ना जाकर थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है बच्चों, ठीक है ना। थोड़ी सी क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जैसे ही वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने लगती है, तो पुनः विलंब से दूर हट जाती है। जैसे प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों को मैंने बताया था कि आपतित किरण, अभिलंब, ठीक, और परावर्तित किरण क्या होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपतित किरण है, ठीक है, ये आपका अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, ठीक है बच्चों। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, ये कोण आपका आपतन कोण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, ये अपवर्तन कोण है। और अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण बाहर निकल रही है, ये आपकी निर्गत किरण है बच्चों, ठीक है। तो परावर्तन के समान इसमें भी हम डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आपने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये घटना दो प्रकार से हो सकती है, या तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, या फिर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। दोनों की अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए बच्चों, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विरल माध्यम है ऊपर, ठीक है, और ये कैसा है, इस सघन माध्यम है। कांच कैसा है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। देखिए, इसको यहां से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं प्रकाश किरण थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है। पुनः जब प्रकाश पारगित होती है, जैसे अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण पारगित होती है, तो यहाँ सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने लगती है, इसीलिए प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। आप देखिए, यहाँ दोनों घटनाएं हो रही हैं, अभिलंब से दूर भी हट रही है और अभिलंब की ओर झुक भी रही है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में, देखिए यहाँ पे आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, यदि सघन से विरल में प्रवेश करे, तब अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। अभिलंब की ओर क्या होगी बच्चों, झुकेगी। और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, ठीक है बच्चों। पहला नियम कहता है, ठीक है, पहला नियम कहता है आपतित किरण। देखिए यहां पर आपतित किरण कौन सी है, ए है आपतित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण,
ठीक। अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे एक ही बिंदु है तो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, या अपवर्तक आप जो बोल सकते हैं, यहाँ पे एक पृष्ठ दिया हुआ है वहां पे एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि तीनों कंडीशन, ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही बिंदु पर स्थित हैं बच्चों। ठीक है, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरी कंडीशन आप देखिए यहां पर, आपतन कोण की ज्या। अब देखिए आपतन कोण मान के चलो यहां पर आपका आपतन कोण R है, ठीक है, और अपवर्तित किरण क्या है आपका S है। मान लीजिए अपवर्तन कोण S है और आपतन कोण कौन सा है R है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, नियतांक होता है एक। ठीक है, कैसे होता है देखिए, साइन आई, मान लीजिए आपतन कोण का मान मैं क्या माना था, आर माना था, तो साइन आर अपॉन साइन एस, या फिर हम इसको मान लेते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, तो इसकी जो ज्या होती है वो नियत होती है, जिसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इस म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। हर पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, हर पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपतन कोण आर मान लीजिए या फिर आप आई मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं आप, इसको या तो आई मानो या इसको आर मान सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तनांक दूसरे तरीके से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, वो इस प्रकार से, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात को भी आप अपवर्तनांक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, यदि उनका अनुपात निकाल दें तब भी ये अपवर्तनांक कहलाएगा आपका। या फिर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात भी आपका अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक का मान निश्चित होता है, हर पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का मान निश्चित होता है बच्चों। ठीक है, अभी तक हमने जाना है इसमें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन वह घटना होती है जिसमें कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और वह पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश का अपवर्तन में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, या तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर हटेगी। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, यदि विरल से सघन में कर रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी बच्चों। ठीक है, आपने जान लिया। इसके बाद फिर दो नियम देख लिए आपने। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपवर्तनांक को और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, अपवर्तनांक के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अपवर्तनांक को जैसे मैंने बताया कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को भी आप अपवर्तनांक कह सकते हैं, इनका जो अनुपात होता है बच्चों। ठीक है, ये अनुपात दो प्रकार से हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती हैं, देखिए यहाँ पे मान के चलो कि आपके यहाँ पे माध्यम है। ठीक है, यहां से कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। पहला माध्यम मान लीजिए आपका कौन सा है, विरल है। कौन सा माध्यम है, विरल है। और ये माध्यम कौन सा है आपका, सघन है। तो ये आपतित होने के बाद, प्रकाश किरण आपतित होने के बाद ये क्या होगी, अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी बच्चों। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होगी, ये अभिलंब से थोड़ी सी फिर दूर हट जाएगी। ठीक है, और इनके जो अभिलंब हैं, ठीक, इनके अभिलंब आप ये यहाँ पे अभिलंब दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, ये अभिलंब यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए
यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है और हम कहें कि कांच का अपवर्तनांक क्या है, तो हम कहते हैं कि निर्वात के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी वस्तु का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, जितने भी हम अपवर्तनांक के बारे में बात करते हैं वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात होती है। अर्थात अपवर्तनांक को हम दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। यहां पे मैं बात कर रहा हूं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में कंडीशन ए है कि जो पहला माध्यम है या तो क्या होना चाहिए बच्चों, या तो वायु होना चाहिए या फिर निर्वात होना चाहिए। ठीक है, वायु या निर्वात होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम दर्शाते हैं किसके माध्यम से, म्यू के माध्यम से हम इसको दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, ए म्यू लेंगे, राइट। अब पहले माध्यम की तुलना में हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बता रहे हैं, तो आपका 2 1 आ गया। ठीक, 2 1 इक्वल टू पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, अर्थात प्रकाश का वेग कितना होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है वो v1, और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। प्रत्येक वस्तु का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, और वो निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम बोलते हैं कि इसका अपवर्तनांक कितना है। जैसे कुछ यहाँ पे एक सारणी दी गई है बच्चों। ठीक है, जैसे वायु का अपवर्तनांक है, वायु का अपवर्तनांक है 1.0003। इसका मतलब ये है कि निर्वात में प्रकाश का वेग और वायु में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होता है वो अनुपात कितना होता है 1.003। मतलब उनका रेशियो एक जैसी स्पीड रहती है प्रकाश की। आप देखें वायु में प्रकाश की जो चाल है वो चाहे निर्वात में जाए या वायु में जाए लगभग एक जैसी रहती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हीरे का अपवर्तनांक दिया है जो कि सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक यहाँ पे आप देख रहे हैं 2.42 दिया है। इसका मतलब ये है कि हीरे में प्रकाश की गति और वायु में प्रकाश की गति का अनुपात है ये 2.42। ठीक है ना, 2.42 इनका अनुपात है। अर्थात वायु में प्रकाश का वेग, यहाँ पे क्या है वायु में प्रकाश का वेग और हीरा में वायु का। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक है, इसमें जितना भी वेग रहेगा, ठीक है ना, वायु में प्रकाश का वेग जितना होता है और हीरे में जब हम प्रकाश आपतित करेंगे तो उसमें जितना वेग रहेगा, उसकी चाल रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा, उसका जो अनुपात रहेगा वो अनुपात कितना आएगा 2.42 आएगा। ठीक है बेटा, ये है, ये अपवर्तनांक आ जाएगा आपका। प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। यहाँ पे देखिए केरोसिन का अलग दिया है। ठीक है, केरोसिन का अलग दिया है, एल्कोहल का अलग दिया है, सबके अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का। किसका होता है बच्चों, हीरे का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। ठीक, अब सबसे ज्यादा होता है तो ये विशिष्ट गुण रखता होगा, विशिष्ट गुण के कारण ही तो इसकी इतनी ज्यादा कीमत होती है। हीरे का सबसे बड़ा गुण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, उसके बाद हम जानेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक जानेंगे बच्चों। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। ठीक है, अब यहां पे देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, जैसे कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, ठीक, मान के चलते हैं ये कोई अक्ष है। ठीक है, अब यहां पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ठीक है, कोई प्रकाश किरण यहां पर क्या हुई, आपतित हुई, कोई प्रकाश किरण यहां पर ये आपतित हुई। ठीक, ये इसका अभिलंब है, यहां पे इसका अभिलंब हो गया। ठीक, और यहां पे क्या होने वाला है, अब ऊपर का माध्यम मान लीजिए आपका कैसा है, सघन माध्यम है, और नीचे का माध्यम कैसा है, विरल माध्यम। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी कि पास आएगी,
सघन से विरल जा रहे हैं तो अभिलंब से दूर हटेगी बच्चों, क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी यहाँ पर, ठीक है ना, ये अभिलंब से दूर हट रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मान के चलो कि जो आपतन कोण हम क्या इस प्रकार से एडजस्ट करें, इस कोण को हम थोड़ा सा बढ़ाते जाएं, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम क्या करते जाएं, थोड़ा सा हम बढ़ा दें। इसके बीच जो कोण बन रहा है ना आई, ठीक है, ये क्या बन रहा है आर, तो हम क्या करते जाएं, इस कोण को थोड़ा सा हम बढ़ा दें, ठीक है बच्चों। तो इस कोण को चलो हम बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं बढ़ाने की, ठीक है। ठीक, यहां पर हम क्या करेंगे, मान के चलो हमने क्या किया, पहले दिया हुआ था, ठीक है ना, पहले मान के चलो कि इस प्रकार से दिया हुआ था। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया इसको, क्या किया, थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना, थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया तो एक कंडीशन ऐसी आती है बच्चों कि इसका जो अपवर्तन कोण होता है वो अपवर्तन कोण बिल्कुल समकोण हो जाता है, अर्थात इनके बीच कितने अंश का कोण बन जाता है, 90 अंश का कोण बन जाता है, ठीक है। और आपतन कोण यहाँ पे आई कहलाएगा। तो जिस स्थिति में ये 90 अंश का कोण बनता है, उस स्थिति में जो आपतन कोण आई होता है वो क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे 90 अंश बन गया तो इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। 90 को नहीं कहेंगे, यहां पर हम किसको कहेंगे, क्रांतिक कोण आई के लिए जितना जितना इस समय रहेगा इसका कोण वो कहलाएगा आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं और अपवर्तन कोण 90 अंश या समकोण बन जाता है, तो उस समय जो आपतन कोण होता है उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब तीसरी स्थिति देखिए, जब हम क्रांतिक कोण से, जब आपतित किरण के लिए हम इतना और बढ़ा दें या क्रांतिक कोण से जैसे ही भी हम मान बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम क्रांतिक कोण से उसका मान बढ़ाएंगे, ठीक है, तब तीसरी स्थिति क्या बन सकती है आपकी बच्चों, तीसरी स्थिति आपकी बनेगी यहां पे देखिए, ठीक, तीसरी स्थिति बन सकती है आपकी, देखिए यहां पे क्या होगा, आप प्रकाश किरण इस पे आपतित कर रहे हैं क्रांतिक कोण से अधिक, जैसे ही हम क्रांतिक कोण से मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जिस माध्यम में से प्रकाश आ रहा था सघन से विरल में, ठीक है, तो उसी माध्यम में वापस लौटने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों, उसी माध्यम में वापस लौटने लगता है। ये जो कोण बन रहा है ना, एक कोण क्रांतिक कोण से अधिक है आई, ठीक है ना। देखिए कोण क्या होगा फिर 90 से ज्यादा बनने लगे। तो इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह घटना होती है जिसमें प्रकाश या कोई भी प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाए, तब इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये घटना हीरे में होती है, ठीक है, और इसी के कारण उसके विशिष्ट गुण भी होते हैं, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया, अर्थात आप ऐसा माध्यम है आपके पास या ऐसा पदार्थ है कि उस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और वो अपवर्तित ना होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, ठीक है। मान के चलो कि हीरा है, हीरा में आप, ठीक है, अब हीरे की ही समझ लीजिए आप, ठीक है। जैसे आपने लिया यहाँ पे आप, ठीक, यहाँ पे समझ लीजिए जैसे एक हीरे का टुकड़ा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें प्रकाश की किरण आपतित की, तो एक किरण इस पर आपतित हुई, तो जैसे ही प्रकाश अंदर पहुंचा सघन माध्यम में तो वो बाहर नहीं निकलने वाला, वो फिर क्या करेगा, अंदर ही अंदर बार बार परावर्तित होता रहेगा, बार बार क्या होता रहेगा, परावर्तित होता रहेगा। इसलिए हीरा चमकता है। यदि अंधेरे में हीरा रखा है और कहीं से एक प्रकाश किरण पुंज मिल जाए तो हीरा चमक उठता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप अंधेरे में हीरा को रख दो तो वो ऑटोमेटिक चमकने लगेगा, नहीं चमकेगा। हीरा तभी चमकेगा जब तक उस पर कोई प्रकाश किरण आपतित ना हो। एक प्रकाश किरण आपतित हो जाए, अंदर ही अंदर प्रकाश किरण क्या होगी, बार बार परावर्तित होती रहेगी, और इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने समझ लिया, अब हम जानते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक
क्या है। सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है कि प्रकाश किरण का, ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम की तुलना में या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कि आपने क्या किया, मान के चलो आपने यहां पर क्या किया, ये पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा है। अब यहाँ पे है कांच का टुकड़ा, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कांच का टुकड़ा। अब आपसे बोला जाए कि इस कांच के टुकड़े का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो आपने प्रकाश किरण इस पर आपतित की, तो प्रकाश किरण पानी से, कहां पर, पानी से कांच में प्रवेश कर रही है, तो आप कहेंगे पानी के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाए। अब इसमें जरूरी नहीं है कि पहला माध्यम प्रकाश हो, निर्वात हो, तो सापेक्ष मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। इसको भी आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ν1 2 = आपका पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2, तो v1/v2, ठीक है। तो ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस प्रकार आज के लेक्चर में आपने जाना प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन वह घटना होती है जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है इसका, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है बच्चों। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर आपने पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह घटना होती है जिसमें कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश कर रही होती है और आपतित कोण क्रांतिक कोण से बढ़ाने पर, क्रांतिक कोण से अधिक करने पर वह प्रकाश किरण उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का गुण होता है। फिर मैंने बताया था आपको अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक होता है जिसमें एक माध्यम क्या होता है, या तो निर्वात रहेगा या वायु रहेगा, अर्थात वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है और एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।